नंबर 2 दैट इज़ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले मूवमेंट की अगर हम बात करें तो हम खड़े होकर कोई भी अपने बॉडी पार्ट को जब मूव कराते हैं, मतलब हिलाते हैं, दैट इज़ नोन एज मूवमेंट। लेकिन हम जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, दैट इज़ नोन एज लोकोमोशन। मतलब कि वो मूवमेंट जिसकी वजह से प्लेस या लोकेशन में चेंज होता है, दैट इज़ नोन एज लोकोमोशन। लोकोमोशन के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? जैसे वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, flying, swimming, etc. There are different examples, many examples of the locomotion. अब different organisms के अंदर different locomotory organs होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, आप 10th क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, दैट आर सूडोपोडिया। ठीक है, अमीबा के अंदर सूडोपोडिया होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें पैरामीशियम के अंदर देर आर सिलिया। सूडोपोडिया क्या है कि इसके जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है, तो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे बाहर की तरफ आउटग्रोथ निकल जाती है, जिससे फॉल्स फूट बन जाते हैं, मतलब कि फूट लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिनको सूडोपोडिया कहा जाता है। और सिलिया क्या होते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे ऐसे हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, पूरी बॉडी पे हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है, जिनको सिलिया कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखा है ना आपने, टेंटाकल्स बने होते हैं, ऐसे एंटीना लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, जिनको टेंटाकल्स कहा जाता है। ये टेंटाकल्स मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, और मतलब अपना जो प्रे होता है, अपना जो शिकार होता है, उसको कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि सारे के सारे लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ठीक है, सारे मूवमेंट्स जो होते हैं वो लोकोमोशन नहीं हो सकते, लेकिन ऑल लोकोमोशन होंगे वो मूवमेंट होते हैं। एक सेकेंड, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स पे। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। सबसे पहला है अमीबोइड मूवमेंट। अमीबोइड मूवमेंट मैंने आपको अभी बताया था कि अमीबा की तरह मूवमेंट करना है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी सेल्स होती हैं जो अमीबोइड मूवमेंट करती हैं? तो WBC मतलब जो ल्यूकोसाइट्स और के अंदर जो मैक्रोफेजेज होती हैं, देखो मैक्रोफेजेज वो सेल्स होती हैं जो पैथोजन को एंगल्फ करती है, मतलब दीज आर फैगोसाइटिक सेल्स। दीज आर फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक का मतलब कि जो फॉरेन पार्टिकल्स को एंगल्फ करती हैं, किल करती है। ठीक है, ल्यूकोसाइट मतलब WBC। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी ऐसी सेल्स होती हैं जो ब्लड वेसल से बाहर निकल आती हैं, तो आंसर होगा आपका ल्यूकोसाइट मतलब WBC। ये ब्लड वेसल्स के बाहर अमीबोइड मूवमेंट करके फॉरेन पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसको एंगल्फ कर लेती है सूडोपोडिया जैसे मूवमेंट से बाहर निकल के। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू सिलियरी मूवमेंट। तो सिलियरी मूवमेंट का मतलब कि जो सिलिया होता है उसकी तरह मूवमेंट। हमारा जो ट्रैकिया है, एग्जाम्पल लेते हैं ट्रैकिया। हमारे ट्रैकिया के अंदर सिलिएटेड आउटग्रोथ्स होती हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, जिसका फंक्शन क्या है कि कोई भी डस्ट पार्टिकल हमारे ट्रैकिया के अंदर चला गया तो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करके और हम एकदम से खांसते हैं, उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, हमारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का मतलब कि ये फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है और यहाँ पे ये यूट्रस हो गया, ये फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर जब यहाँ पे एग का मूवमेंट होता है, तो जो सिलिया प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे सिलिया जो आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है, वो सिलिया उस एग को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूवमेंट करने में हेल्प करती है। साथ ही हमारे यूट्रस के अंदर भी सिलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मूवमेंट आते हैं वो है मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट मतलब जो हमारी मसल्स होती हैं उनका कैसे मूवमेंट होता है। तो हमारी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, एक्सटेंड करती हैं, एक्साइट होती हैं। तो ये सारे जो मूवमेंट होते हैं, मतलब जो हम अपने लिम्स को मूव करते हैं, हम अपने जो जबड़े को मूव करते हैं, हम अपनी टंग को मूव करते हैं, या बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव करते हैं, दैट मूवमेंट इज़ नोन एज मस्कुलर
muscular movement. That movement is known as muscular movement. Clear? Now we come to muscles. तो मसल्स क्या होती है? मसल्स वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं विच आर मेजोडर्मल इन ओरिजिन. मेजोडर्मल इन ओरिजिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो. ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होती है. 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होती है. ये 3 जर्म लेयर्स होती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. तो ये तीनों जर्म लेयर मिलके एक पूरे ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करती है. कैसे कि जैसे एक्टोडर्म है उसने किसी बॉडी पार्ट की फॉर्मेशन की, मतलब आउटर लेयर्स की फॉर्मेशन की, एपिथेलियल टिश्यूज़ की फॉर्मेशन की. मेसोडर्म है उसने विसरल ऑर्गन्स की, मसल्स की, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की फॉर्मेशन की. हमारा हार्ट मेसोडर्मल इन ओरिजिन है. ठीक है, इसी तरीके से जो तीनों जर्म लेयर हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की फॉर्मेशन करती हैं. तो इसी तरीके से हमारी जो मसल्स है वो भी मेसोडर्मल ओरिजिन से है, मतलब कि जो मेसोडर्म लेयर है वो बनाती है इनको. ठीक है, हमारी मसल्स के अंदर एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, मतलब मसल्स को एक्साइट किया जा सकता है, स्टिमुलेट किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, एक्सटेंड मतलब कि अपने आप को थोड़ा स्ट्रैच कर सकती हैं, इलास्टिसिटी भी होती है इनके अंदर. लोकेशन के बेसिस पे हम मसल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स मतलब जो मसल्स हमारे स्केलेटन के साथ एसोसिएटेड होती है, हमारे स्केलेटल कंपोनेंट्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं, दैट मसल्स आर नोन एज स्केलेटल मसल्स. तो स्केलेटल मसल्स की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. सबसे पहले दीज मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड. मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को ह्यूमन बीइंग के अंदर सिनसाइशियम कहा जाता है. ठीक है, सिनसाइशियम. ठीक है, सिनसाइशियम कंडीशन कहा जाता है. और अगर हम प्लांट्स की या फिर लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें, दैन मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इज़ नोन एज सिनोसाइटिक कंडीशन. दिस इज़ नोन एज सिनोसाइटिक कंडीशन. ठीक है, तो जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी अबंडेंट होते हैं, क्योंकि हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको बहुत वर्क करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया अबंडेंट होते हैं. इनके अंदर स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होती है. अगर माइक्रोस्कोप में जब इनको देखते हैं दैन देयर इज स्ट्रिप्ड अपीयरेंस. आप देखोगे कि यहाँ पे लाइट एंड डार्क बैंड्स की फॉर्मेशन होती है, मतलब एक लाइट बैंड होता है, एक डार्क बैंड होता है. ठीक है, यहाँ पे लाइट एंड डार्क बैंड की फॉर्मेशन होती है, जिससे इनकी जो अपीयरेंस है वो स्ट्रिएटेड अपीयरेंस होती है. स्ट्रिएटेड का मतलब स्ट्रिप्स. ठीक है, बैंड्स दिखाई देते हैं, इसलिए इन मसल्स को स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहा जाता है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो मसल्स होती हैं ये वॉलंटरी मसल्स होती हैं. 2 टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी. ठीक है, एक है वॉलंटरी और दूसरा हो गया इनवॉलंटरी. ठीक है, वॉलंटरी का मतलब है जो हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं और इनवॉलंटरी का मतलब है जो हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होते हैं. ठीक है, तो ये जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल है वो वॉलंटरी मसल है, मतलब दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर नर्वस सिस्टम. उसके बाद इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो लोकोमोटरी एक्शन होते हैं, मतलब जो हमारे मूवमेंट के एक्शंस होते हैं उनके अंदर ये हेल्प करती है और हमारे जो बॉडी पोस्चर है उनको चेंज करने में भी हेल्प करती है. सेकंड टाइप की जो मसल्स हैं वो है विसरल मसल. विसरल का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब कि जो हमारे इनर जो ऑर्गन्स होते हैं, विसरल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी वॉल्स में लोकेटेड रहती है, उनकी वॉल्स में प्रेजेंट रहती है. जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल हो गया, रिप्रोडक्टिव कैनाल हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया. ठीक है, ब्लड वेसल्स हो गई, इनके अंदर प्रेजेंट होती है. इनके अंदर कोई स्ट्रिएशन नहीं होता. यहाँ पे इसको ठीक कर लेना बच्चों, देयर इज़ नो स्ट्रिएशन. ठीक है, क्रिएशन नहीं आएगा, देयर इज़ नो स्ट्रिएशन, दिस इज़ प्रिंटिंग मिस्टेक. तो यहाँ पे कोई स्ट्रिएशन नहीं होता, बहुत स्मूथ होती हैं ये अपीयरेंस में, इसलिए इनको स्मूथ मसल्स कहा जाता है या नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहा जाता है. ठीक है, दीज आर यूनी न्यूक्लिएटेड, मतलब कि इनका सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है.
इनवॉलेंटरी मसल्स होती हैं। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इनवॉलेंटरी मसल्स होती है, मतलब कि दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट है तो फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगी। देखो, जो मसल जिस पार्ट से एसोसिएटेड होगी वो उसी के लिए हेल्प करेगी, उसी के लिए असिस्ट करेगी। जैसे कि हमारी जो स्केलेटल मसल है वो स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच होती है, एसोसिएटेड होती हैं, तो वो हमारे स्केलेटल सिस्टम को ही असिस्ट करेंगी, उसी में ही हेल्प करेंगी हमारे बोलने में, हमारे चलने में, हमारे काम करने में। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो मसल्स हैं ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के साथ अटैच होती हैं, तो उन्हीं के लिए हेल्प करती हैं। ठीक है, जैसे कि जेनाइटल ट्रैक्ट मतलब जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स है उनके अंदर अगर ये प्रेजेंट है तो वहाँ पे गैमीट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। उसके बाद ये ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में भी हेल्प करती हैं। दे हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। आते हैं नंबर 3 कार्डियक मसल्स पे। जो कार्डियक मसल्स है वो हार्ट मसल्स कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कार्डियक वर्ड कहीं पे भी आता है तो समझ लो कि ये मसल्स हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, कार्डियक वर्ड हार्ट से ही रिलेटेड है। ये हार्ट के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। ठीक है, ये मसल्स भी यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, मतलब इनके अंदर भी एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। इनकी जो कार्डियक मसल्स हैं इनके अंदर स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती है, मतलब कि लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। और सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है इनकी इंटरकैलेटेड डिस्क। इनके बीच में कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं जिनका नाम है इंटरकैलेटेड डिस्क। ये मैंने आपको बताया हुआ है, अब आप बताओगे कि इंटरकैलेटेड डिस्क क्यों प्रेजेंट होती है, क्या फंक्शन होता है इनका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम स्केलेटल मसल्स पे। स्केलेटल मसल्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो स्केलेटल मसल्स बहुत सारे बंडल से मिलके बनी होती है जिनको कहा जाता है मसल बंडल्स। मसल बंडल्स भी कहा जाता है या फेसिकल्स भी बोला जा सकता है, फेसिकल्स या मसल बंडल। जैसे कि ये स्केलेटल मसल है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बंडल्स प्रेजेंट होंगे जिनको मसल बंडल्स कहा जाता है या फेसिकल्स भी कहा जाता है। इन मसल बंडल्स के बीच में कनेक्टिव टिश्यू जो प्रेजेंट होगा उस कनेक्टिव टिश्यू का नाम है फेसिया। ठीक है, दिस कनेक्टिव टिश्यू इज़ नोन एज फेशिया। इनके बीच में इन स्केलेटल मसल्स को कनेक्ट करने वाला कनेक्टिव टिश्यू लेयर जो है उसको फेशिया कहा जाता है। ठीक है, इन मसल्स बंडल के अंदर कुछ फाइबर प्रेजेंट होते हैं जिनको कहा जाता है मसल फाइबर्स। इस तरीके से बहुत सारे फाइबर प्रेजेंट होते हैं जिनको मसल फाइबर कहा जाता है। इन मसल फाइबर्स का जो आउटर मेम्ब्रेन है, मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज़ नोन एज सार्कोलेमा। दिस इज़ नोन एज सार्कोलेमा। ठीक है, इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, मतलब जो फ्लूइड भरा है, साइटोप्लाज्म जो फिल्ड है, दिस इज़ नोन एज सार्कोप्लाज्म। दिस फ्लूइड इज़ नोन एज सार्कोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्केलेटल मसल्स के अंदर, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन में रिच होता है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैल्शियम आयन होता है। कैल्शियम आयन का फंक्शन क्या होता है, देखो जब भी हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, हम मूवमेंट करते हैं, तो कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है जो कि हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल लिखी हुई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहा जाता है और जो साइटोप्लाज्म है उसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इस कंडीशन को सिंसाइशियम या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका साइटोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, जो कि कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस होता है, विच रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन। उसके बाद जो मसल फाइबर है उनके अंदर बहुत सारे पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होते हैं जिनको मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है। देयर आर पैरेलली अरेंज्ड फाइबर्स जिनको मायोफाइब्रिल्स या फिर मायोफिलामेंट्स कहा जाता है। इन मायोफाइब्रिल के अंदर डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। ठीक है, इन मायोफाइब्रिल्स पे डार्क और लाइट बैंड होते हैं। ये डार्क और लाइट बैंड एसोसिएटेड होते हैं दो प्रोटीन से जिनका नाम है
एक्टिन एंड मायोसिन। देर आर टू प्रोटीन्स विच आर एक्टिन एंड मायोसिन। जो लाइट बैंड है उसको आई बैंड भी कहा जाता है एंड इट इज़ एसोसिएटेड टू एक्टिन प्रोटीन। आई बैंड का पूरा नाम है आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। और जो दूसरा बैंड है मतलब कि जो डार्क बैंड है उसको ए बैंड भी कहा जाता है। इट इज़ एसोसिएटेड टू मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रोटीन है। जो मायोसिन प्रोटीन है इससे अटैच होता है डार्क बैंड और इसको ए बैंड भी कहा जाता है और ए बैंड की फुल फॉर्म है एन आइसोट्रोपिक। यहाँ पे आइसोट्रोपिक और यहाँ पे एन आइसोट्रोपिक, ठीक है। यहाँ पे अभी इनकी थोड़ा डिटेल में स्ट्रक्चर बाकी है, यहाँ पे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर इसका। ये दिखाई दे रहे हैं हमको मसल बंडल जिनको फैसिकल्स भी कहा जाता है। इनके बीच में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होंगे जिनको हम फैसिया बोलेंगे, ठीक है। ये फैसिकल्स है मसल बंडल, इनके बीच में ये कनेक्टिव टिश्यू जिनको फैसिया बोलेंगे। उसके बाद ये क्या हो गए मसल फाइबर। ये जो इंडिविजुअल जो आपको रैपिंग पिंक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मसल फाइबर या मसल सेल्स होंगे। मसल सेल्स के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखो ये आउटर मेम्ब्रेन जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको सार्कोलेमा बोला जाता है। अंदर वाला जो साइटोप्लाज्म है उसको सार्कोप्लाज्म बोलेंगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। आई होप आपको स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारी जो स्केलेटल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। थैंक यू।